बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नॉवल सितारा शाम, जिसकी राइटर आमना रियाज, उसकी ये 45वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। और मावा कितने पानी में है, इस बात का अंदाज़ा जन्नत बेगम को अगले चंद मिनटों में बाखूबी हो गया था, जब मावा ने मुलाजमा को ये कहकर वापस भिजवा दिया कि अभी वो आराम कर रही है और असर की नमाज के बाद जन्नत बेगम से मिलने आएगी। जन्नत बेगम के तन बदन में आग लग गई। इतनी हिम्मत तो उनके बच्चों और फिर आगे उनके बच्चों ने भी कभी ना की थी कि वो बुलवाए और कोई आने से इनकार कर दे। वो तनफन करती मावा के सर पर पहुंची। मावा बीबी पलंग पर नीम दराज कानों पर हेडफोन लगाए किसी धुन पर गर्दन और पैर एक साथ हिला रही थी। जन्नत बेगम को देखकर खुशदिली से मुस्कुराई और नज़ाकत से हेडफोन उतारती सीधी हो बैठी। आपने क्यों जहमत की दादी जान, मैं असर की नमाज के बाद खुद आ जाती आपसे मिलने। पहले तो कुछ बातें ज़हन नशीन कर लो। एक ये कि मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ, तुम्हारे बाप की माँ उसके बचपन में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और मुझे लैपालक बच्चे पालने का कोई शौक़ नहीं था, इसलिए अगली बार तुम मुझे दादी कहकर मुखातिब मत करो तो अच्छा होगा। दूसरी बात यह कि अगली बार मैं तुम्हें बुलवाऊँ तो फ़ौरन आना। मेरी बात से इनकार की जुर्रत आज तक इस हवेली में किसी ने नहीं की, और तुम जब तक इस हवेली में हो इस असूल की पैरवी करो तो तुम्हारे हक़ में बहुत ही अच्छा होगा। जन्नत बेगम ने सर्द मोरी से कहा, छोटी सी 2 बातें, लेकिन इतने गुस्से में और यूं खड़े खड़े। मावा ने हंसपे साबिक मुस्कुरा कर कहा, अब अगर आप मेरे कमरे में आ गई हैं तो आइए ना, इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। भिगो कर लगाने में तो उसे यूं भी मलका हासिल था। ये कैसे मुमकिन था कि जन्नत बेगम को बख्श देती। इस बात पर जन्नत बेगम ने बुरी तरह पेचो ताब खाया था। ये कमरा तुम्हारा हरगिज़ नहीं है। हाँ, तुम्हें आर्जी तौर पर चंद रोज़ के लिए ज़रूर दिया गया है। ये हवेली मेरी और इसका हर कमरा भी मेरा है। यहाँ बैठने के लिए मुझे किसी के दावत या इजाज़त की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। जन्नत बेगम ने स्टाइलिश सी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वाज़ेह तौर पर गहरी हुई थी, लेकिन इस बार वो खामोश रही और पलंग के किनारे पर टिक कर जन्नत बेगम की अगली बात का इंतज़ार करने लगी। देखो लड़की, जो भी तुम्हारा नाम है, जन्नत बेगम ने नखवत से सर झटका, मुझे तुमसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, किस मकसद के लिए आई हो तुम हवेली में। मैं आप लोगों से मिलने, इस हवेली में रहने, मावा ने कहना चाहा। जन्नत बेगम ने दरश्ती से टोक दिया, तुम्हारे इस झूठ पर मुस्तकीम यकीन कर सकता है, मैं नहीं। उसने कड़ी नज़रों से मावा को घूरते हुए कहा, बेहतर होगा कि मुझे बातों में उलझाने की बजाय तुम असल बात बताओ। शक्ल से तो अच्छे खासे चालाक लगती हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम महज यहाँ किसी से मिलने आई हो। मावा खुलकर मुस्कुराई, फिर मुस्कुराते मुस्कुराते हंसती। चले, आपके बारे में मेरा ये अंदाज़ा तो बहुत दुरुस्त साबित हुआ कि आप शक्ल देखकर इंसान को पहचान लेती हैं। उसका अंदाज़ साफ मजाक उड़ाता हुआ था। और अब आपको पता चल ही चुका है कि मैं बहुत चालाक हूँ, तो झूठ बोलकर मैं क्या करूँगी। आप सही समझ रही हैं। मैं इस हवेली में महज आप लोगों से मिलने नहीं आई, बल्कि मकसद कुछ और है। वो मज़े से बोल रही थी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम मुख्तसर लफ्ज़ों में वही मकसद बयान करो। जन्नत बेगम ने सुलग कर कहा, इतने सालों के बाद आखिर तुम्हें या तुम्हारी माँ को क्या सूझी कि तुम्हें उठाकर यहाँ भिजवा दिया। आखिर कोई ना कोई मकसद तो होगा। जाहिर है, वह उस पर साबिक मुस्कुराए। वैसे भी इतने मसरूफ़ दौर में इतना फजूल वक्त किसके पास है कि महज रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम रखने को इतनी दूर आता फिरे। उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा था। जन्नत बेगम के चेहरे का रंग बदला था। उसे इतनी साफ़गोई की तवक्को भी नहीं थी। तो फिर मुझे अपने दादा की विरासत में से अपने बाबा का हिस्सा चाहिए। हाँ, वो तो तुम्हें नहीं मिल सकता, जन्नत बेगम ने तमस्कुराना अंदाज में कहा था, क्योंकि तुम्हारा बाप अपना हिस्सा पहले ही वसूल कर चुका है। कोई सबूत? मावा ने तीखे अंदाज से पूछा। तुम्हें सबूत देने की पाबंद नहीं हूँ मैं। सबूत तो आपको देना पड़ेगा, चाहे तो इसे चैलेंज समझ ले। तुम भी इसे चैलेंज समझो। ढूंढ सकती हो तो खुद सबूत ढूंढ लो, मुझसे ताउन की उम्मीद मत रखना। जन्नत बेगम ने उठते हुए कहा, ढूंढ तो मैं लूँगी और ताउन भी आपको करना पड़ेगा। स्पेशली मेरे बाबा के कातिल के खिलाफ सबूत ढूंढने में तो आपको ही ताउन करना पड़ेगा। जन्नत बेगम तड़प कर पलटी। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, मावा ने बेमुरवती से कहा और जन्नत बेगम के तासुरात को बगौर जांचा। जब आप मेरे साथ कोई लिहाज मुरवत रखने को तैयार नहीं है तो मुझे भी फरिश्ता ना समझिए कि मैं तमीज़ से पेश आऊँगी। मेरे बाबा का कातिल कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन आप और आपके बच्चे मेरे शक के दायरे में सबसे पहले आते हैं। तो हमारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढोगी? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी शायद। मैंने कहा मैं कातिल के खिलाफ सबूत लेने आई हूँ। इस एक जुमले में उसने बहुत कुछ जता दिया था। जन्नत बेगम का पूरा वजूद पहले हैरानी और फिर गुस्से से भड़बड़ जलने लगा। उसने बुरी तरह मावा को घूरा, फिर तमस्कुराना हंसती। तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है, जो ढूंढना है ढूंढो। ठीक चौथे दिन मैं तुम्हें इस हवेली से बाहर फेंकवा दूंगी। मेरा दिल चाहेगा तो मैं 4 दिन रुकूंगी और दिल चाहेगा तो 4 महीने।
इतना बड़ा दावा मत करो, लड़की मुंह के बल गिरने में 1 मिनट ही लगता है। दूसरों के रास्ते में रुकावट खड़ी करके उन्हें गिराने का आपको बहुत शौक है, लेकिन अफसोस इस बार आप खुद को और अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। पहली बार तुम्हारा जन्नत बेगम से सामना हुआ, इसीलिए इतना ऊंचा उड़ा रही हो। चंद रोज़ की बात है, सब समझ आ जाएगा। और आपका सामना आज तक जिन लोगों से हुआ वो बोधे लोग थे। आप भी मुझसे पहली बार मिल रही हैं। इतनी जल्दी मेरे बारे में आप भी अंदाज़ा न लगाइए। मैं जिस मकसद के लिए आई हूँ उसे पूरा करके ही जाऊँगी। जन्नत बेगम तमस्कुराना नज़रों से उसे देखने लगी। उसी वक्त मुलाजमा मेहमानों की आमद का पैगाम लिए चली आई। हरम बाजी की सास और नंद आई हैं। जन्नत बेगम ने उसे जाने का इशारा करके मावा को देखा। सिर्फ 4 दिन, याद रखना, और कमरे से बाहर निकल गई। मावा के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। इनिया बाहर निकली तो देखा फिजान बरामदे में परेशान से टहल रहे थे। खैरियत तो है? आप परेशान लग रहे हैं। इनिया ने आके करीब जाते हुए पूछा। हाँ, मैं मावा के लिए परेशान हूँ, फिजान ने कहा। क्या मतलब, क्या हुआ है मावा को? इनिया ने भी परेशान होकर पूछा। यही तो पता नहीं, लेकिन वो कल से वापस नहीं आई, ना ही मेरा उससे फ़ोन पर राब्ता हो पा रहा है। मैंने इसीलिए तुम्हें बुलवाया था कि तुम्हें उसके हॉस्टल के बारे में कुछ इल्म है कि वो उलझल से बोल रहे थे। इनिया ने देखा उनकी बड़ी बड़ी सी आंखों में सुनहरी धूप मुतफक्किर बनकर फैल गई थी। इनिया का दिल चाहा उनकी आंखों से सारी परेशानी चुन ले, लेकिन मावा के हॉस्टल का इल्म मुझे कैसे हो सकता है? उसके बारे में तो आपको समीना आंटी से पूछना चाहिए। उसने खफीफ सा सर झटक खुद को इस कैफियत से निकालना चाहा जिसका शिकार वो फिजान को देखकर हो जाती थी। मैं आपा से पूछ चुका हूँ, वो कहती है उनके डबलिन जाने तक वो यहीं रह रही थी, लेकिन अब इस तरह अचानक गायब हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। फिजान ने कहा तो इनिया बुरी तरह चौंकी। डबलिन जाने के बाद फिर कुछ सोचकर कहने लगी, आप उसके डिपार्टमेंट से पता करें, हो सकता है उसने कोई प्राइवेट हॉस्टल लिया हो या। लेकिन उसका जुमला भी यहीं पहुंचा था कि वहाँ वलीद की आवाज़ ने मदाखलत की। इनिया ने गर्दन मोड़कर देखा, वो सीढ़ियाँ चढ़कर उन दोनों के पास आ गया था। अस्सलाम वालेकुम फिजान भाई, आप कब आए? कल दोपहर में आया हूँ, फिजान ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा। तुम कैसे हो वलीद? बहुत कमज़ोर हो गए हो। वो कई रोज़ बाद उसे देख रहे थे और उसकी शख्सियत में आई तब्दीली को सही नाम देने की कोशिश कर रहे थे। बज़ाहिर कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो चौंकाने का सबब बनता था। वलीद की रंगत में वाज़े तौर पर जर्दी घुली हुई थी और आंखों के गिर्द स्याह हल्के वाज़े तौर नज़र आ रहे थे। बस पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया फिजान भाई। अच्छा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अनो, तुम ज़रा आना, मुझे काम है तुमसे। इनिया ने एक माजरत ख्वाना नज़र फिजान पर डाली और वलीद के पीछे चल दी। जन्नत बेगम के गुस्से की इंतहा नहीं रही थी जब उसने मावा को ड्राइंग रूम में आते देखा। मावा ना सिर्फ ये कि बिना इजाज़त अंदर आ गई थी, बल्कि उसने बड़े अतमाद के साथ अपना तारुफ भी करवा दिया था। और वो टांग पर टांग रखे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए मज़े से बैठी बातें मढ़ा रही थी। आपने कभी बताया ही नहीं कि आपके बड़े बेटे का इंतकाल हो चुका है, हरम की सास ने रोई सुखन जन्नत बेगम की तरफ मोड़ते हुए कहा था। एक्चुअली बाबा की वफ़ात के बाद मम्मी मुझे अपने भाई के पास दुबई ले गई थी। जब हम यहाँ थे ही नहीं तो यकीनन दादी ने जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा होगा, जन्नत बेगम की बजाय मावा ने झट से कहा। जन्नत बेगम तलमला कर रह गई, लेकिन खामोश रहने के सिवा कोई चारा ना था। दूसरी जानिब मावा बेहद इत्मीनान महसूस कर रही थी। वो यहाँ जन्नत बेगम के चैलेंज का सामना करने ही आई थी, लेकिन हरम की सास और नंद को देखकर भी उसे खासा इत्मीनान हासिल हुआ था, वरना हरम के मंगेतर की तस्वीर ने तो उसे अच्छा खासा मायूस करके रख दिया था। वो बड़ी उम्र का और बेहद वाजबी शक्ल सूरत का मालिक था। पाकिस्तान आई हो तो अच्छा है, हरम की शादी में शिरकत कर लोगी। हरम की नंद ने मावा से बेतकल्लुफ़ होने में जल्दी दिखाई थी। उसकी सास ने जाते हुए बतौर ख़ास मावा को भी यहाँ आने की दावत दी थी। वो लोग तकरीबन 1.5 घंटा रुकी। इस दौरान मावा मुस्तैदी से बैठी जन्नत बेगम का दिल जलाती रही, और जैसे ही मेहमान ख़वातीन रुखसत हुई मावा भी ड्राइंग रूम से निकल गई। वो तीर चला आई थी और बाखूबी जानती थी कि तीर निशाने पर ही लगेगा। हस्बे तवक्को जन्नत बेगम ने फ़ौरन ही मुस्तकीम के सर पर बरसना शुरू कर दिया था। उस लड़की को भी फ़ौरन हवेली से निकाल दो, मैं उसकी मौजूदगी 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं? वो तो बड़ी गैर मुनासिब बात होगी कि उसे इस तरह से निकाल दिया जाए। असल मामले से बेखबर मुस्तकीम ने दबे लफ्ज़ों में कहा। मैं कुछ नहीं जानती, बेतुकी बात है तो यूँ ही सही, जन्नत बेगम ने सुलग कर कहा। आपको हरम की शादी तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा अम्मा, क्योंकि इसके अलावा चारा नहीं है, मुस्तकीम ने कहा। कह देंगे कि वो वापस चली गई है, जन्नत बेगम ने फ़ौरन कहा। यह मुमकिन नहीं बीबी जान, शबी ने बड़ी संजीदगी से मदाखलत की थी। हरम के ससुराल का मामला ना होता तो बआसानी कुछ भी कहा जा सकता था, लेकिन अब हमें बहुत ख्याल रखना होगा। बात माकूल थी, जन्नत बेगम के दिल को लगी और नाचार उसे चुप होना पड़ा।
वरना दिल तो यही चाह रहा था कि मावा को उसकी औकात समझाने में 1 मिनट भी न लगाए। दूसरी जानिब मावा की तमस्कुर उड़ाती मुस्कुराहट का तसव्वुर से सुलगा रहा था। फिजान ने दुरुस्त कहा था, वलीद वाकई कमज़ोर हो गया था। उठते बैठते वलीद के लिए मुतफक्किर रहने के बावजूद इनिया ये बात महसूस नहीं कर सकी, और अब फिजान की निशानदही के बाद उसे वलीद सचमुच बहुत कमज़ोर लग रहा था। इनिया ने एक मोहब्बत भरी मुतफक्किर नज़र सोए हुए वलीद पर डाली और आहिस्ती से दरवाज़ा बंद करके उसके कमरे से बाहर आ गई। वलीद ने उसे पानी में सिरका मिलाकर देने को कहा था और पूरा गिलास वो घटाकर चढ़ाकर सो गया था। हर गुजरते दिन के साथ इनिया की परेशानी में इजाफा हो रहा था, लेकिन अपनी परेशानी वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। अभी भी उसने साफ तौर पर महसूस किया था कि फिजान ने बगौर लेकिन उलझन अमेज़ अंदाज में वलीद को देखा, तो जो तब्दीली वो या कोई दूसरा शख्स वलीद में महसूस कर सकता है वो डैडी को दिखाई क्यों नहीं दे रही। फिजान का ख्याल आते ही उसका जहन फ़ौरन मावा की तरफ चला गया और उसे फिजान की बातें याद आने लगी। वो कुछ देर उन बातों पर गौर करती रही, लेकिन उलझी हुई गथी का कोई सिरा हाथ न लगा तो उठकर अनेक्सी की तरफ आ गई। फिजान अनेक्सी के सामने वाले बरामदे में इधर उधर मुस्तरिब अंदाज में चक्कर लगाते हुए मोबाइल फ़ोन कान से लगाए समीना से बात कर रहे थे। अब कैसी बातें कर रही हैं समीना आपा? अगर आप उसे यहीं छोड़ कर गई थी तो अब क्या उससे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? मैं कल से मावा के लिए परेशान बैठा हूँ। अगर वो हॉस्टल में भी रहने लगी है तो कम से कम यहाँ किसी को तो पता होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप इतनी लापरवाह कब से हो गई कि बेटी की खबर ही ना रखे। जी बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन मैं उसे तलाश भी करूँ तो कहाँ? उसका एड्रेस आपके पास है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर? हद करती हैं आप पापा, ऐसी भी लालमी। बचपन में आप मावा को किसी फ्रेंड के घर भी नहीं जाने देती थी और अब ठीक है, कोशिश करें और मुझे बताइए। उन्होंने फ़ोन कान से हटाया तो उनकी नज़र इनिया पर पड़ी। तुम कब आई? उनका लहजा उकताया हुआ ज़रूर था लेकिन नरम था। अभी चंद मिनट पहले, इनिया ने बताकर पूछा। मावा का कुछ पता चला? फिजा ने मायूसी से नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे कहाँ तलाश करूँ। यहाँ बैठकर तो आप उसे तलाश कर भी नहीं सकते, इसके लिए तो आपको डुबलिन जाना पड़ेगा। इनिया ने बरामदे में नस्ट लकड़ी के झूले पर बैठते हुए कहा। डुबलिन जाकर क्या करूँगा जबकि मावा पाकिस्तान में लापता हुई है? फिजा ने किसी कदर हैरानी से कहा। आपको गलत फहमी हो रही है, मावा पाकिस्तान में नहीं थी, वो तो समीना आंटी से भी चंद रोज़ पहले वापस आइलैंड चली गई थी। इनिया ने जैसे उन्हें इतला दी। क्या? फिजान बुरी तरह चौंके। हाँ बिल्कुल, और ये भी मुझे समीना आंटी ने बताया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने बताया था मावा पहले जा रही है, चूँकि उन दोनों को एक फ़्लाइट की सीटें मिल नहीं सकी, इसलिए वो चंद रोज़ के बाद जाएंगी। तभी वो जाते हुए अनेक्सी खाली कर गई थी, वरना आप खुद सोचिए अगर मावा रह रही होती तो उसका कुछ सामान तो यहाँ पड़ा होता। बात में वज़न था। फिजान सोच में पड़ गए। लेकिन आपा ने तो कहा था वो यहाँ एडमिशन ले चुकी है और तुम लोगों की अनेक्सी में रह रही है। फिजान उलझन अमेज़ लहजे में बोले। कहा तो मावा ने मुझसे भी यही था, लेकिन फिर एक रोज़ वो अचानक चली गई, मुझसे मिली भी नहीं। मैंने उसे जाते देखकर समीना आंटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो आज की फ़्लाइट से वापस आइलैंड जा रही है। ये कैसे हो सकता है? फिजान की उलझन बढ़ती जा रही थी। अजीब तो मुझे भी लगा था कि वो इस तरह अचानक क्यों जा रही है, लेकिन उन दिनों मैं खुद इतनी परेशान थी कि इस बात पर ज़्यादा गौर ही नहीं कर सकी। तुम क्यों परेशान थी? इनिया फीकी सी हंसी हंसती। अभी आप खुद बहुत परेशान है, ये गत्ती सुलझाइए फिर बताऊंगी, उसने झूले से खड़े होते हुए कहा। फिजान वह सर हिलाकर रह गया। समीना ने फ़ौरन मावा से बात की। मेरे लिए तो अच्छी खासी मुसीबत हो गई। फिजान अचानक उठकर पाकिस्तान पहुंच गया और उसे पता चल गया कि तुम वहाँ नहीं हो। मैंने बात संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा फिजान को किस तरह मुतमईन करूँ। वो तो बाल की खाल निकाल के छोड़ेगा। वो बहुत मुतफक्किर से बोल रही थी। अब मैं क्या कह सकती हूँ? मावा ने सेलफोन कान से लगाते हुए कहा। भाई मुझे मशवरा तो दो, समीना झुंझलाकर बोली। फिजान को भिनक पे पड़ गई कि मैंने तुम्हें हवेली भेजा है तो वो तो मेरी जान को आ जाएगा। मुझे डुबलन से पाकिस्तान लाने और फिर हवेली भिजवाने तक की प्लानिंग तो आपने बाखूबी कर ली थी। अब फिजान मामा को मुतमईन करने की तरकीब भी खुद ही सोचिए। कम से कम इस मामले में मुझसे किसी ताउन की उम्मीद न रखिए तो बहुत अच्छा होगा, मावा ने दो टोक कहा। लेकिन मावा मैं अकेली कैसे बात संभालूँ? जब मैं यहाँ अकेली बहुत सारे मसाइल का सामना कर सकती हूँ तो आप अकेली बात क्यों नहीं संभाल सकती? मावा के अंदाज में तल्खी थी। और वैसे भी इस पहलू पर भी आपको पहले से सोच कर रखना चाहिए था। तुम कभी कभी हद कर देती हो मावा, इतनी लाताल्लुक हो जाती हो जैसे मुझसे इस सारे मामले से तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है। वास्ता ज़रूर है मम्मी, लेकिन आपने इस सारे मामले को मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि मेरी पोजीशन बहुत अजीब सी लगती है, मावा ने सर्द मोरी से कहा। समीना चल लम्हे चुप सी हो गई। इससे कबल के मावा को जवाब देती उसे अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो तेज़ी से पलटी और जन्नत बेगम को देखकर पल भर के लिए गड़बड़ाई,
लेकिन अगले ही लम्हे मुतमईन हो गई कि जन्नत बेगम के अंदाज से लगता था वो अभी अभी कमरे में दाखिल हुई है। मैं आपसे फिर बात करूंगी। उसने फ़ोन बंद करने में एक पल सर्फ नहीं किया था। उसकी नज़रें जन्नत बेगम पर थी। आपने दोबारा जहमत की, इस बार तो मुझे बुलवा लिया होता। उसका अंदाज सादा सा था। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अगर तुम्हारी आज की हरकत पर मैंने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया तो तुम इसे मेरी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझो। ओके फाइन। और कुछ? मावा ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ चेहरे के आगे लहराते हुए पूछा। तुम इंतहाई बदतमीज़ और बदतहजीब लड़की हो। जन्नत बेगम ने दांत यूं कचकचाए गोया यकीन हो दांतों तले मावा की गर्दन है। ओह होल्ड ऑन, इतनी भी बदतमीज़ या बदतहजीब नहीं हूँ। उसका अंदाज दोस्ताना हो गया। दरअसल मैं आपको बुरी बहुत लगी हूँ, तभी आप मेरी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। यस दादी जान, इस सारे मामले को जंग की तरह हैंडल ना करें तो बेहतर है। मैं यहाँ अपना हक लेने आई हूँ, उसकी डिमांड करना तो बहरहाल मेरा हक बनता है। मुझे बातों में मत उलझाओ और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हरम की शादी में अगर तुम्हारी वजह से कोई बदमज़गी हुई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा असर करूँगी, और शादी के बाद तो मैं वैसे भी तुम्हें हवेली से बाहर फेंकवा ही दूँगी। जन्नत बेगम का अंदाज तनबीही था। मावा का मफाहमत अमेज़ रवैया भग से उड़ गया। आपने तो 4 दिन बाद के बारे में भी यही कहा था। वो जानबूझकर ज़ोर से बोली क्योंकि जन्नत बेगम अपनी बात मुकम्मल करके कमरे से बाहर निकल गई थी। जलाल ने शबी के सवालों से तो पीछा छुड़वा लिया था, लेकिन खुद ये गथी किस तरह सुलझा ना पा रहा था कि मावा हवेली में क्या कर रही है। उसने कई बार कोशिश की कि किसी तरह मावा से बात करने का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल बन ही ना पा रही थी। एक तो हवेली में लोग ही इतने थे कि किसी की नज़रों से बचकर बात कर पाना मुमकिन ही ना था। दूसरी, मावा कभी तन्हा नज़र ही ना आती थी। वो अमूमन हरम, तनवा या नमल में से किसी के साथ दिखाई देती। थक हार कर जलाल ने रात के वक्त उसके कमरे में जाने का सोचा, गो कि ये बहुत बड़ा रिस्क था। कोई देख लेता तो वो बुरी तरह फंस जाता, मगर सच तो ये था कि इसके बगैर गुजारा भी ना था। लिहाजा रात के पिछले पहर जब उसे यकीन हो गया कि हवेली के तमाम मकीन सो चुके हैं, उसने मावा के दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक दी। अगली दस्तक उससे ज़ोरदार थी, तीसरी दस्तक उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ सुनसान राहदारी में गूंजी। जलाल बेख्तियार पछताया। उसी वक्त मावा के कमरे की लाइटें जल उठी। चल लम्हे के फ़र्क से उसने तेज़ी से दरवाज़ा खोला, लेकिन झरी सी बनाकर बाहर झांका। जलाल ने एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना दरवाजे पर हाथ रखकर तेज़ी से और पूरी कुव्वत से उसे धकेला और अंदर दाखिल होकर उसी सरह से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जलाल? मावा ने चटपटा कर कहा। यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जलाल ने दबी आवाज़ में लेकिन ज़ोर देकर कहा। ये बात सुबह भी हो सकती है, मावा ने कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुबह भी तुम बात करने का मौका नहीं दोगे। सारा वक्त जानबूझकर तुम हरम लोगों के साथ लगी रहती हो ताकि मुझे बात करने का मौका ना मिल सके। जलाल इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना लगता है, मावा ने बेख्तियार सोचा। अब तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ और मुझे तफसील से बताओ कि ये सब क्या है, जलाल ने कहा। मावा थके हुए अंदाज में पलंग के किनारे पर टिक गई। उसे यकीन हो चुका था कि जलाल के सवालों से बचना मुमकिन नहीं है। मम्मी ने तुम्हें हमारे रिश्तेदारों के मुतालिक बताया था ना, और मेरी सुतेली दादी का भी, तो वो रिश्तेदार तुम लोग ही हो। लेकिन जलाल ने कहना चाहा। प्लीज़ मुझे कहने दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ जलाल, क्योंकि यहाँ आने तक मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि तुमसे इतना करीबी रिश्ता निकल आएगा। मैं तो यहाँ अपने बाबा की जायदाद का मुतालबा करने आई थी और उनके कातिल का सुराग ढूंढने, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे पर अधूरी नींद तहरीर थी। खुले हुए बाल बेतरतीबी से चेहरे के अतराफ में बिखरे थे। उसने लंबी कमीज़ के साथ चेक वाला ट्राउज़र पहन रखा था और इस हुलिये में भी वो इतनी दिलकश लग रही थी कि उसके चेहरे से नज़रें हटाने को दिल नहीं चाहता था। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, जलाल ने फिक्रमंदी से कहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब दादी जान को किस तरह मनाऊंगा। जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पाया हूँ वो तुम्हें कुछ ख़ास पसंद नहीं करती। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है और जाहिर है वो मुझे पसंद करेंगी भी क्यों। मैं उन्हीं से जायदाद का मुतालबा कर रही हूँ और कातिल के ख़िलाफ़ सबूत का भी, मावा ने कहा। जायदाद में हिस्सा तो खैर वो तुम्हें देंगी, लेकिन कातिल के ख़िलाफ़ सबूत, माफ़ करना तुम्हारा शक बेबुनियाद है, क्योंकि इस हवेली में कोई मित्र तुम्हारे बाबा का कातिल नहीं है। जलाल का लहजा पुर यकीन था। मावा को उसका यकीन तोड़ना अच्छा नहीं लगा। तुम जाओ जलाल, किसी को पता चला कि तुम इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद हो तो ना जाने क्या सोचे। जलाल मायूसी से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे पास मेरा सेल नंबर है ना? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि हर अहम मौके पर तुम्हारे पास रहूँ। जलाल ने कमरे से निकलते हुए कहा। दरवाज़ा बंद कर लो, फिर मैं जाता हूँ, जलाल ने दरवाजे के बाहर रुक कर कहा। राहदारी के दूसरी सिम से आता शबीउल अब्बास जलाल को मावा के कमरे से निकलता देखकर सरस से सतून की ओट में हो गया। उसकी आंखों में उलझन सिमट आई। आखिर ये लड़की कौन सा खेल खेल रही है, शबी ने सोचा।
मावा देख रही थी शबी का रवैया उसके साथ बदलता जा रहा था। वो ना सिर्फ उससे बातचीत करने लगा था बल्कि उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगा था। मुमकिन है ये उसकी गलत फहमी हो, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका यकीन पुख्ता हो रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। शबी के अल्तफ़ात बेजा नहीं थे, लेकिन उसके पास ऐसा कोई रास्ता भी नहीं था जिसके ज़रिए अपने शक की नफ़ी कर सके या उसे यकीन में बदल सके। लिहाजा उसे खामोशी से वक्त के बदलते हुए धारे को समझना था। दूसरी जानिब वो खुद बड़ी मस्तदी से सबूत तलाश करने में लगी हुई थी। शादी की वजह से हवेली में काम भी बहुत बढ़ गया था। तभी उसे तस्नीम से भी बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दीगर मुलाजमीन की तरह वो भी बेहद मसरूफ़ थी। नाचार मावा को हालात के साजगार होने का भी इंतज़ार करना था। उस रोज़ वो लॉन में थी, बेवजह इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि वक्त कटने का कुछ तो सबब बने। मौसम इंजॉय किया जा रहा है। मावा ने गर्दन मोड़ के देखा। शबीउल आवाज़ कुर्सी की पुश्त पे हथेलियाँ जमाए बगौर उसे देख रहा था। मावा दांस्ता मुस्कुराई। यही समझ लो, क्योंकि शबी की मौजूदगी उसे नागवार गुजरी थी, लेकिन ये जताकर वो एक नई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी। क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकता हूँ? शबी ने चंद लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद पूछा था। आपकी हवेली, आपका लॉन और आपका ही मेज़ कुर्सी, यहाँ बैठने के लिए आपको मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? मावा ने कंधे अचकाकर लापरवाही से कहा था। शबी के चेहरे पे मुस्कुराहट छप दिखलाकर गायब हो गई। यही बात उस रात यकीनन जलाल से कही होगी। शबी ने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहा था। मावा अभी तक उसके रवैये के उतार चढ़ाव को समझने में लगी थी। तड़प कर पलटे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मावा ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। इसमें ना समझी कि क्या बात है? सादा सा सवाल ही तो पूछा है, शबी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन यकीनन उसके एतमाद को हिलाकर रख दिया था। लेकिन वो भी मावा थी, अपने नाम की तरह मुनफरिद और बला के पुरएतमाद। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम मुझसे सीधे लफ्ज़ों में बात करो? ज़हीन तो तुम बहुत हो, मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? ठीक है, तुम फिर यहाँ बैठकर मौसम एंजॉय करो, मैं ही चली जाती हूँ, मावा ने पलटते हुए कहा था। ज़रूर जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरे चंद सवालों का जवाब देना ही होगा, शबी ने दो टोक लहजे में कहा था। मैं तुम्हारे अब्बा की मुलाजमा नहीं हूँ कि हर सवाल का जवाब देने की पाबंद रहूँ, मावा ने तड़क कर कहा था। किस खुशफहमी में मत रहो, हम मुलाजिम भी अपनी पसंद के रखते हैं, शबी ने नागवारी से कहा था। फिर मुझ पर इतना एहसान किस खुशी में जनाब शबीउल अब्बास भट्टी साहब? उसका अंदाज भी कुछ कम तंजिया नहीं था। शबी ने गहरी सांस भरी और गहरी ही नज़रों से उसे देखा। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।